मणिपुर एक राज्य, 3 साल, तीन समुदाय, हिंसा, 250 से ज्यादा मौतें, 3 of our religious leaders were massacred point blank. 10,000 से ज्यादा घर राख। As I imagined that night, it was horrifying. I can literally see my neighbor house were already burned down. 60,000 लोग बेघर। Children being separated from their father is really difficult. I pretend to be strong in front of them. यहाँ रिलीफ कैंप में किया है उन्होंने। Ethnic violence, Why this has turned into hostage-taken crisis? आपको ये जो हरे टीन की जो बिल्डिंग दिख रही है, फिलहाल यहाँ पे 14 कुकी हॉस्टेज यहाँ पे हैं। Any harm on our people, I think a major conflict would be on your hand, it will be on your blood. drugs, I myself, I injected him the drugs. After a few minutes, he passed away. insurgency, If they come to this place, we're ready to fight it. They just say we are holding arms. 3 साल लंबी रुदाली जो कि दिल्ली की दहलीज तक आते आते दम तोड़ देती है। जो मणिपुर का बेटी और लोग है, ये हम इंडिया नहीं है क्या? बेटी को पढ़ाओ बोलता है, मगर हमारा बेटी लोग तो जिंदा जिंदा मर रहा है यहाँ मणिपुर में। मणिपुर, a song of sorrow। दिस डॉक्यूमेंट्री इज स्पॉन्सर्ड बाय ओडू। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है। एक अच्छी टीम के बिना न्यूज़ पिंच की कोई भी डॉक्यूमेंट्री कभी रियलिटी नहीं बन सकती, और हम इस तरह की और अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए बना सकें, इसके लिए हमें अच्छे और टैलेंटेड लोगों की रेगुलर हायरिंग करनी पड़ती है। पहले ये हायरिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी। इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती थी कि उन्हें मैनेज करना और हर एप्लीकेशन को मैन्युअली खोल कर देखना लगभग इम्पॉसिबल था। ऊपर से किसका इंटरव्यू कब शेड्यूल करना है, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन मेरी इस प्रॉब्लम को ओडू के रिक्रूटमेंट ऐप ने सॉल्व कर दिया है। इसमें मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से जॉब की पोस्टिंग्स कर देता हूँ और एक ही डैशबोर्ड पे सारी जॉब की पोस्टिंग का स्टेटस भी देख सकता हूँ, कितनी एप्लीकेशंस हैं, किन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और क्या शेड्यूल है वगैरह। इसमें से जो भी कैंडिडेट पसंद आता है उसे मैं बस एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके हायरिंग के अगले स्टेज पर डाल देता हूँ। फिर बारी आती है इंटरव्यू शेड्यूलिंग की, जो कि काफ़ी आसान प्रोसेस है, क्योंकि कैंडिडेट खुद अपने इंटरव्यू का स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। और जब कैंडिडेट फाइनल हो जाए तो ओडू से ही उसका ऑनबोर्डिंग भी शुरू हो जाता है, यानी हायरिंग से लेके ऑनबोर्डिंग तक सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। और इस सर्विस के लिए मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि ओडू पे फर्स्ट एप्लीकेशन लाइफ टाइम के लिए फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी हायरिंग के लिए ओडू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हुई ओडू की बात। आखिर में हम अपनी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री हमने बहुत जतन से आपके लिए बनाई है। इसमें हमने मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के हर एंगल की पड़ताल की है। 15 दिन शूट चला है, 1 महीने से ज़्यादा एडिट में लगा है, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है। अब मणिपुर फाइल्स आपके हवाले है। डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखें, क्योंकि आखिर में आपको मणिपुर की वो तस्वीर दिखेगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाई। दूसरा, इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे हाइप बटन आ रहा होगा उसे भी दबा दें। ये डॉक्यूमेंट्री और न्यूज़ पिंच आपके ही सपोर्ट से चल रहे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम अच्छा जर्नलिज्म कर सकें, आपके मुद्दे उठा सकें, जरूरी मुद्दे उठा सकें।
चलिए अब चलते हैं मणिपुर की कहानी। दूसरे विश्व युद्ध में जापानी जनरलों ने इम्फाल घाटी को नया नाम दिया, तकाने नो हाना, मतलब बहुत ऊंचा लगा हुआ बहुत सुंदर फूल। सामान्य तौर पे जापानी इस फ्रेज का इस्तेमाल ऐसी दिलकश चीज के लिए करते हैं जिसे हासिल न किया जा सकता हो। चारों तरफ पहाड़ी से घिरी हुई इम्फाल वैली का भूगोल उसे बाहरी आक्रमणों के खिलाफ एक मजबूत बख्तर देता है, लेकिन यही भूगोल अब उसके लिए एक अभिशाप बन गया है। मणिपुर की कहानी किसी मांझे सी उलझी हुई है। इसकी पहली गिरह है इसका भूगोल। मणिपुर को आप किसी बड़े कटोरे की तरह समझिए। इसके केंद्र में है इम्फाल वैली, इसके उत्तर की तरफ है नागा हिल्स, इसके दक्षिण की तरफ है कुकी हिल्स, उत्तर में नागालैंड है, पश्चिम में असम है, पूर्व में म्यांमार है, दक्षिण में यह मिजोरम और म्यांमार के साथ ट्राई जंक्शन बनाता है। मणिपुर का कुल क्षेत्रफल है 22,330 वर्ग किलोमीटर। इसमें से इम्फाल वैली का क्षेत्रफल है 1,813 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर का टोटल एरिया है उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग हो गया वैली का रीजन और दूसरा एरिया हो गया हिल रीजन, जो कि वैली के चारों तरफ है। तो ये लगभग 90% वहां का एरिया बनाता है। अब आ जाए पॉपुलेशन की बात करें तो जो 10% वैली का रीजन है वहां पे मणिपुर की लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन निवास करती है। और यहीं अगर हम आपका हिल रीजन देखें तो हिल रीजन जो कि 90% लैंड मास है वहां पे, और वहां की पॉपुलेशन का लगभग 10 से 15% हिस्सा ही वहां पे निवास करता है। आबादी और जमीन के बीच का यह गैर बराबर बंटवारा मणिपुर के तनाव की जड़ में है। The people of the hills, the people of the valleys, they come from different ethnic groups. मणिपुर 3 साल से जल रहा है। पीएम मोदी जी से हमारा एक अपील है कि एक बार हमारे मणिपुर को एक बार अपने आंखें खोल के देख लीजिए, क्योंकि मणिपुर इतना हम परेशान में है, इतना हम वो मुसीबत में है। क्या हम मणिपुर का बेटी लोग, हमारे औरत लोग, मणिपुर का बेटी और लोग है, ये हम इंडिया नहीं है क्या? हम अलग स्टेट का, अलग जगह का नहीं है, हम भी इंडिया है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बोलता है, बेटी को पढ़ाओ बोलता है, मगर हमारा बेटी लोग तो जिंदा जिंदा मर रहा है यहाँ मणिपुर में। ना पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ भी नहीं अच्छी तरह से हो रहा है। इसलिए मोदी जी से अपील है कि जल्द से जल्द हमारे इस जो हाल में मणिपुर जी रहा है, इससे कृपया हमें शांति चाहिए, हमें जस्टिस दीजिए, यही कहना है। मणिपुर में कुकी मैतेई विवाद की जड़ में 1960 का एक कानून है, मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960। इस एक्ट के तहत इम्फाल वैली में रहने वाले मैती समुदाय को हिल एरिया में जमीन खरीदने से रोक दिया गया, जबकि हिल एरिया में रहने वाले कुकी और नागा समुदाय के लोग इम्फाल वैली में जमीन खरीद सकते थे। मैतेई समाज का तर्क है कि ब्रिटिश दौर में उन्हें एक ट्राइबल या आदिवासी समाज का दर्जा हासिल था, लेकिन आजाद भारत में उनसे आदिवासी समाज का दर्जा छीन लिया गया। इसके चलते वो सिर्फ इम्फाल वैली में सिकुड़ कर रह गए हैं। वहां पे जो कुकी और नागा ट्राइब्स है उनको शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ है, मैती ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला हुआ। सो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि व्हाई these ethnic groups are clashing with each other. यहाँ मैतेई ये समझते हैं कि उनकी जमीन सिकुड़ती जा रही है और वो कहीं और नहीं जा सकते, वो यहीं वैली में फंस कर रह गए हैं। इस तरह का भाव यहाँ पर है और पहाड़ी इलाकों में दूसरे किस्म का परसेप्शन बना हुआ है कि सारा डेवलपमेंट वैली में ही हो रहा है, हिल्स में नहीं आ रहा।
The rally was happening everywhere. हर जगह रैली हो रही थी। नागा रैली निकाल रहे थे, कुकी रैली निकाल रहे थे, हिल्स की पूरी आबादी रैली निकाल रही थी, लेकिन झमेला सिर्फ कुकियों के साथ ही हुआ। मेरे हिसाब से इसकी वजह है कि कुकी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। वो फोर्स इवैक्यूएशन और दूसरी कई वजहों से पहले से ही टारगेटेड महसूस कर रहे थे। इसके बाद बॉर्डर पार से आए इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा भी गर्म था। यह पहली बार नहीं है जब मैतेई समुदाय ने आदिवासी दर्जा हासिल करने की मांग रखी थी। इसका इतिहास 1981 से शुरू होता है। पिछले 40 सालों में मैतेई समुदाय को ट्राइबल लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव 2 बार रिजेक्ट हो चुका है। पहली बार 1982 में जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने मणिपुर सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि मैतेई समुदाय में आदिवासी समुदाय जैसे गुणधर्म नहीं दिखते हैं। दूसरी बार 2001 में यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से हो रहे रिव्यू के दौरान मणिपुर सरकार से सुझाव मंगवाए थे केंद्र सरकार ने। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीपा मच्छा सिंह ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के 1982 के ऑब्जर्वेशन से सहमति जताई और मैतेई समुदाय को आदिवासी समुदाय में शामिल करने से इनकार कर दिया। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई ट्राइबल यूनियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को मैतेई समुदाय को ट्राइबल लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजने भर से कोई समुदाय ट्राइबल लिस्ट में शामिल नहीं हो जाता। रजिस्ट्रार जनरल, नेशनल ट्राइबल कमीशन, कैबिनेट, संसद और आखिर में राष्ट्रपति की मुहर लगनी जरूरी है। यह एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस आदेश के बाहर आते ही पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी और नागा समुदाय थोड़े असहज हो गए। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के कॉल पर मणिपुर हिल एरिया में सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया। तारीख थी 3 मई 2023। दूसरी तरफ मैतेई समुदाय द्वारा इस मार्च के खिलाफ वैली इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन शाम आते आते यह प्रदर्शन एक हिंसक झड़प में बदल गया। On that particular day, पर्टिकुलर 3 मई के दिन वाइस प्रेसिडेंट की मणिपुर विजिट थी। सभी सिक्योरिटी पर्सनल्स उसमें एंगेज थे। प्रशासन को या तो सभी लोगों को रैली पोस्टपोन करने के लिए कहना चाहिए था या फिर रैली पर रोक के आदेश लाने चाहिए थे ताकि रैली आगे हो सके। और स्टेट इंटेलिजेंस फेलियर, उन्हें समझ जाना चाहिए था कि ऐसा कोई ट्रबल हो सकता है। अगर इस पूरी घटना में शुरुआती चिंगारी नहीं लगती तो मुझे लगता है कि घटना इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। that I don't think the trouble would have happened. इम्फाल का बाहरी इलाका है और ये फिलहाल एक मैती रिलीफ कैंप में बदला हुआ है। तीन साल से लोग जो कि हिंसा के शिकार रहे हैं, इस पूरी हिंसा के मणिपुर की, वो यहाँ पे रह रहे हैं, रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। अपने घर लौट नहीं सकते क्योंकि वहां पे अगर लौटेंगे तो उनके ऊपर हमला होने का खतरा है। कुछ लोगों के पर्सनल लॉसेस हैं, कुछ लोगों का घर छूटा हुआ है। उन्होंने जो है शाम को 5-5:30 बजे तरह साइकिल बोलकर उधर है कुकी के गांव, उस तरफ से पूरा मर्द औरत, कोई हाथ में बंदूक होगा, कोई दाव है, कोई डंठा है, सब कुछ करके हम लोग को, यानी कि उन्हों को दिल में तो मारने के लिए सोच कर आए हुए हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पाया, न कुछ बोल पाया है। अपने अपने जान बचाने के लिए सब कुछ अपना अपना, जैसे पंछी अपने गुड़ से खोर से उड़कर चले जाता है, इसी तरह हम लोग अपने अपने जान बचाने के लिए कहाँ कभी कहाँ इधर उधर पूरा भागते भागते चले गया। मेरा तो दिल यही है, मेरा माँ पिता को फोटो टांगे थे। पैसा तो हम कमा सकता है, काम करके पैसा 1-2 पैसा कम भी मिले तभी भी मिलेगा ना हमको, लेकिन मेरा माँ और पिताजी का घर में टांगा हुआ फोटो
मेरा माँ पिता का फोटो, वो अभी कहाँ से मिलेगा? बदले हाउब्रा तो लेरगदी अदुम पुथोपियोने ओ सिदले मेरे को वो कुकी लोगों ने उनका बस्ती के घर को सब जलाया। 4-5 घर जलाने के बाद उनका भी घर जला दिया। वो देखकर वो डर के मारे सब कुछ अपना वो कपड़ा जो पहना हुआ था वही पहन के जैसे तैसे उनका जान बच जाए ये सोच के वहाँ से भाग के निकला है। कोसाम बोमेट की कहानी किसी त्रासदी से कम नहीं है। मई 2023 में हुई हिंसा के चलते उनका घर बार जला दिया गया। दर दर की ठोकर खाते हुए वे इम्फाल के इस रिलीफ कैंप में पहुंचे। कोई दे दो। 25 अगस्त 2025 की शाम जब वो घर लौटे तो उनकी 6 साल की बेटी ने उनसे चॉकलेट दिलवाने की जिद की, लेकिन बोमेट की जेब खाली थी। वो तो 7 बजे में वो घर से निकला तो 7:30 बजे 8 बजे ऐसे में उनको ढूंढा तो वहाँ वो लड़का के पैर में उसका। इस लाचारी ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। वे घर से निकले और फिर कभी घर लौट के नहीं आए। और उनका एक बेटी है, वो बोल नहीं पाता है। उसका बेटी है सही काम उसको ऐसा नहीं है कि हिंसा की मार सिर्फ मैतेई समुदाय पर ही पड़ी हो। कुकी समुदाय भी इसी पीड़ा से गुजर रहा है। Sadly, on the 3rd of May 2000. Sadly, 3 मई 2023 को कुकी जो कम्युनिटी जिसका मेजोरिटेरियन कम्युनिटी मैतेई के साथ बहुत सुंदर और निकट का संबंध रहा है, जिनके बीच पहले कभी कोई विवाद नहीं था। लेकिन आप बस इमेजिन कीजिए कि 3 मई 2023 को एक खास समुदाय का मेजर परसिक्यूशन शुरू हो जाता है। ये मणिपुर का कुकी बाहुल्य वाला चूड़ा चांदपुर जिला है। 3 मई 2023 की हिंसा के बाद इम्फाल वैली में रह रहे कुकी समुदाय के लोगों को बगल के कुकी बाहुल्य वाले जिलों कांगपोकपी और चूड़ा चांदपुर में शरण लेनी पड़ी। अभी हालात ये हैं कि चूड़ा चांदपुर और इम्फाल वैली को जोड़ने वाली सड़क पर जगह जगह ब्लॉकेड लगे हुए हैं। चूड़ा चांदपुर के कुकी इम्फाल वैली नहीं जा सकते हैं और इम्फाल वैली में रहने वाले मैतेई चूड़ा चांदपुर नहीं आ सकते हैं। Somebody I know. मैं किसी शख्स को जानता था जिसकी शादी कुकी महिला से हुई थी। उसने मुझे कॉल किया। उसने मुझे बताया कि एक जगह घर चल रहे हैं। तो मैं जल्दी से बाहर गया, लेकिन गलत पते पहुंचा। मैंने लोगों से पूछा, यहाँ तक कि उस समय तक पुलिस को भी नहीं पता था कि इम्फाल में कोई घटना हुई है। फिर मैंने फायर ब्रिगेड की एक ट्रक देखी। मैंने उसका पीछा किया। वहां पर 2 कार चल रही थी, एक्चुअली जल चुकी थी। और फिर अगले दिन हर जगह कोहराम मचा हुआ था। It was mayhem everywhere. I am from Sahebung village, and after being married to my husband, we are an intercaste marriage. मैं कुकी क्रिश्चियन हूँ। मेरे पति एक मैतेई हिंदू हैं। हम 2009 के साल में दुबई में पहली बार मिले। शादी के बाद 5 साल हम लोग साथ रहे और हमारे 2 बच्चे हैं। परिवार की परिस्थितियों के चलते
मैं अपने 2 बच्चों के साथ इंडिया लौट आई। मेरे पति अभी भी दुबई में रहते हैं। 3 मई 2023 की रात मैतेई लोगों की भीड़ ने कुकी घरों पर हमला करना और जलाना शुरू कर दिया। कुकी समुदाय के कई लोग भाग निकले, लेकिन मैं अपने 2 बच्चों, अपनी 2 कजिन सिस्टर और केयर टेकर जेम्स के परिवार के साथ वहां फंस कर रह गई। हम लोग उस समय वहां से भाग निकलने में कामयाब नहीं हो सके। इस बीच जेम्स घर की पहली मंजिल पर थे और हालात पर निगाह रखे हुए थे। इस बीच जेम्स की वाइफ भागती हुई मेरे पास आकर बोली, दीदी आप जेम्स को कॉल करो, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे। पहले मैंने अपने बच्चों को बुलाया। मेरे दोनों बच्चे बुरी तरह से डरे हुए थे और रो रहे थे। मेरी दोनों बहनें कांप रही थी, वो बेचैन थी। हम लोग उस समय बहुत असहाय महसूस कर रहे थे और सिर्फ एक चीज मेरे दिमाग में उस वक्त घूम रही थी कि मैं एक कुकी की बेटी हूँ, मेरे अंदर कुकी का खून बह रहा है, मैं दुश्मन मैतेई के हाथों नहीं मारी जाऊंगी। मैंने अपने बच्चों को अपनी तरफ खींचा और कहा, 3 की गिनती पर मैं कहूंगी भागो और हम सब भागना शुरू कर देंगे। वो बहुत भयानक रात थी। आज भी मैं उस रात को याद करके सिहर जाती हूँ। मेरे घर की पहली मंजिल से मैं ये देख सकती थी कि मेरे पड़ोस का घर जला दिया गया है। फिर मुझे जेम्स और उसकी पत्नी मैरी का भी कोई पता नहीं चल पा रहा था। इस समय तक मेन रोड पर बने सभी घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। हम दूर से सिलेंडर के फटने की आवाज सुन सकते थे। आसमान में चारों तरफ धुआं छाया हुआ था। वो रात सच में बहुत ज्यादा डरावनी थी। फिर कुछ समय बाद जेम्स की वाइफ मैरी मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि दीदी हमें जेम्स का पता लगाने के लिए जाना पड़ेगा। वो बहुत बेचैन हो रही थी। कुछ समय बाद मैंने हिम्मत जुटाई और मैरी से कहा, चलो चलते हैं। जिस घर में हमने जेम्स को आखिरी बार देखा था मैं वहां गई, लेकिन जेम्स वहां नहीं थे। मैं पहली मंजिल की छत की तरफ उन्हें ढूंढने के लिए गई। जैसे ही मैं छत पर पहुंची, मैंने टॉर्च जलाया। मैंने देखा चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। वहां कुछ ईंटें पड़ी हुई थी। मैं इमेजिन कर सकती थी कि जेम्स को कितनी निर्ममता से मारा गया था कि सारी ईंटें टूट गई। फिर मैंने जगह जगह पर खून के कतरे बिखरे हुए देखे। मैं इन खून के कतरों का पीछा कर रही थी और वो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। खून के धब्बों का पीछा करते हुए मैं सीढ़ियों से उतरकर अपने घर के मेन गेट तक पहुंची। जब मैं बाहर आई तो मैरी रो रही थी और उसके चारों तरफ सीआरपीएफ के लोग खड़े थे। उसको ना हिंदी या इंग्लिश बोलने आती थी और वो इतना डरी हुई थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वही सबसे पहले छत पर गई थी। सुरक्षा बलों के जवानों ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैरी उन्हें कुछ भी बता नहीं पा रही थी। We asked her, she didn't tell us क्या हुआ। Then I said that इसका husband missing है और वहाँ पे मेरा घर में इतना खून पड़ा हुआ है। Then the army guys, वो कैसा दिखता है, दुबला सा पतला सा। And I said हाँ और वो एक ब्लैक हाफ पैंट भी पहना है। I said then they guessed it। हाँ हम जब पेट्रोलिंग में आया तो हम एक लड़का को देखा था रास्ते पे पड़ा हुआ है, तो हम वो उसको उठा के सीजा हॉस्पिटल में लेके गया फॉर इमरजेंसी। जेम्स को नहीं बचाया जा सका। हालात इतने खराब थे कि जेम्स के परिवार को जेम्स के अंतिम संस्कार के लिए इम्फाल की मोर्चरी से शव हासिल करने में महीनों लग गए। दिसंबर 2025 में मेरे बच्चों के पिता दुबई से गुवाहाटी आए थे। हम सब गुवाहाटी में मिले। हम लोगों ने 4 दिन का वक्त साथ में बिताया। इसके बाद क्योंकि मेरे ससुर क्रिटिकल कंडीशन में थे और उनकी सर्जरी होनी थी, तो मेरे पति को इम्फाल के लिए निकलना पड़ा। फिर मेरे पति अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करवाने में बिजी हो गए। मेरे पति और बच्चे सिर्फ 4 दिन एक साथ रह पाए। बच्चों को पिता से बिछड़ता देखना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए मैं समझती हूँ कि हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, हमारा रिलेशनशिप पहले जितना अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चों को पिता से बिछड़ता देखना बहुत मुश्किल है। अब वो लोग मिल नहीं सकते,
वो लोग एक दूसरे को मिस करते हैं। मेरे बच्चे बेतहाशा रो रहे थे। उन्हें नहीं पता आगे क्या होगा, वो अपने पापा से फिर कब मिलेंगे। मैं उनके सामने मजबूत होने का नाटक करती रहती हूँ। कुकी समुदाय मई 2023 की हिंसा के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जिम्मेदार मानता है। बीरेन सिंह खुद मेतई समुदाय से आते हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुकी समुदाय के खिलाफ हिंसा करने वाली मिलिशिया आरामबाई तेंगोल का समर्थन किया। The reason why मैं बात कर रहा हूँ कुकी जो कम्युनिटी और बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज की भी, 3 मई को हमें आदिवासी समाज के प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ा। ये एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मूवमेंट था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक कम्युनिटी को निशाना बनाया गया? ये वाकई दुखद था। इमेजिन कीजिए एक सीएम, एक चीफ मिनिस्टर, जिसको संवैधानिक लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों का सीएम होना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ एक कम्युनिटी का सीएम बनकर रह गया और इसीलिए कुकी जो कम्युनिटी को अपने लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड करनी पड़ी। मई 2023 की हिंसा के चलते कुकी समुदाय के हजारों लोगों को चूड़ा चांदपुर और कांगपोकपी जैसे कुकी बाहुल्य इलाकों में बने रिलीफ कैंप में शिफ्ट होना पड़ा। पिछले 3 साल से ये लोग अपने घर लौटने की राह देख रहे हैं, लेकिन इनके साथ घटी हिंसा के निशान अब भी साफ देखे जा सकते हैं। Story of the fateful night of 3rd May. 3 मई की उस बदनसीब रात को ये लोग चर्च सर्विस से घर लौटे थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। ये रात का वक्त था। तभी सभी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमें भागना पड़ेगा, हमें भागना पड़ेगा। दुश्मन मैतेई हमारे गांव पर धावा बोलने के लिए आ गए हैं। हर आदमी ने जो भी वो सामान बांध सकता था उसने बांधा और पहाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। उस रात इनका पूरा गांव जला दिया गया। गांव के सभी लोगों ने तमाम मुश्किलों के साथ जंगल में रात बिताई। All the villagers were staying in the jungle, in the forest. अगले दिन गांव के मुखिया के बेटे ने पुलिस स्टेशन कॉल किया। रात को उसकी कार दरअसल जंगल के किनारे पर छूट गई थी। पुलिस वाले जाहिर है कि मैतेई थे। पुलिस वालों ने विलेज चीफ के बेटे से कहा, आओ आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। आम नागरिक पुलिस के साथ सुरक्षित है, ये सोचकर विलेज चीफ का जो बेटा है वो अपनी कार लेने पुलिस स्टेशन गया। जब वो वहां पहुंचा तो कार जो है वो पुलिस स्टेशन पर पहले से मौजूद थी, लेकिन 2 पुलिस वाले उसे किसी दूसरी जगह लेकर गए। पुलिस वालों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसकी लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इन माताजी ने ये भी बताया कि मरने से ठीक पहले उनके बेटे ने उन्हें आखिरी बार कॉल किया। One last phone call coming from that victim. इनके बेटे ने कहा कि माँ अब मुझे कॉल मत करना, क्योंकि ये आखिरी बार है जब हम बात कर रहे हैं, इसके बाद वो मुझे मार डालेंगे। Because they are going to kill me. कभी तो कभी I think they, मेरा मानना है कि उन्होंने इस मामले को मिसहैंडल किया। उन्हें हर जगह सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हें स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगाना चाहिए था। अगर जरूरत पड़ती तो यूज ऑफ फोर्स भी होना चाहिए था, क्योंकि आप ऐसे हालातों को और बिगड़ने देना नहीं चाहते। लेकिन इस तरह की चीजें हुई नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार इस कॉन्फ्लिक्ट को सीमित कर सकती थी। आधे मई तक इसे पूरे 1 सप्ताह में रोक सकती थी,
लेकिन अब सवाल उठ रहा है इवन कुकी जो कम्युनिटी से कि क्या ये भारत सरकार की तरफ से कुकी जो कम्युनिटी को पूरी तरह वाइप आउट करने का एक लार्जर गेम प्लान है। मणिपुर में 3 साल से चल रही हिंसा में अब एक नया मोर्चा खुल गया है। अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहा नागा समुदाय अब कुकी समुदाय के खिलाफ हिंसक संघर्ष में उलझता दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव लिटान से। घटना की शुरुआत 7 फरवरी को लिटान से हुई। वहां स्टर्लिंग नाम के नागा युवक को कुकियों ने लिटान में बहुत बुरी तरह पीटा था। ये लिटान गांव है और आप इसको ये समझिए कि ये मणिपुर में जो सेकंड वेव ऑफ वायलेंस है उसका प्रस्थान बिंदु है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आपको गाड़ियां जो दिखाई दे रही हैं जली हुई, ये घर जो टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल उस बात की तस्दीक है, उस बात के सबूत है कि आप लगातार ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे हिंसा जो है वो शुरू हुई थी। ये पूरी सड़क जो है वो सिविलियन गाड़ियों के मूवमेंट के लिए रोकी गई है और यहाँ पे अक्सर फायरिंग इंसिडेंट अभी भी हो जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमको लगातार मना किया कि आप जो है यहाँ पे ना आए, यहाँ पे इस सड़क पे ना जाएं क्योंकि सिविलियन मूवमेंट नहीं है, जाएं तो आर्मी कॉन्वॉय के साथ में जाएं। और लेकिन हमारे पास में आर्मी कॉन्वॉय की सुविधा नहीं थी क्योंकि आर्मी कॉन्वॉय 3 बजे तक जाना था और हमको आगे पहुंचना है उखरूल, तो उससे पहले लाइट चली जाती, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं पहुंच पाते समय से। तो हमने ये तय किया कि हम रिस्क लेके थोड़ा सा जोखिम उठा के इन सड़कों से गुजरेंगे। और ये लिटान गांव के आप दृश्य देख रहे हैं, ये ट्रक जो हैं ये आपको दिखाई देंगे यहाँ पे फ्रंट में कि किस तरीके से रुके हुए हैं, जिनका मूवमेंट पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये महीनों से यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये ट्रक इसी तरीके से खड़े हुए हैं। बहुत तकलीफ चल रहा है, खाना पीना भी बहुत तकलीफ चल रहा है। यहाँ से वहाँ तक थोड़ा सा किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर का रास्ता भी नहीं तो छोड़ रहा है ना ये लोग। हम लोग को कम से कम ड्राइवर लोग को तो यहाँ से तो खाली गाड़ी है, छोड़ देने से तो हम लोग को भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। घर में भी तो जाने नहीं सक रहा है ना, सामने में तो ईद है, हम लोग का तो बहुत परेशानी हो रहा है। तो कोई जाने का रास्ता भी नहीं है, खान पीने के भी बहुत तकलीफ है। यहाँ में कोई दुकान उकान नहीं है, यहाँ में जैसे तैसे चल रहा है हम लोग। लिटान की घटना बढ़ते बढ़ते एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ गई। आप देखेंगे तो वहां दूसरे कुकी सेटलमेंट नहीं है। नेशनल हाईवे 202 पर आपको कोई डोमिनेशन नहीं मिलेगा। अब मणिपुर समझिए तो मणिपुर में जो हिली एरिया है वहां पे कुकी और नागा समुदाय जो है, एक गांव नागा एक गांव कुकी इस तरीके से बसावट रही है कि ऐसा नहीं है कि पूरा इलाका जो है, कुछ इलाकों में ऐसा है कि कंप्लीटली एक समुदाय का डोमिनेंस है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आधा टाउन जो है वहाँ पे कुकी भी है, नागा भी है। तो इस किस्म की स्थिति है यहाँ पे मणिपुर में बसावट की। पूरे हाईवे पर 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में ही कुकी सेटलमेंट है, लेकिन ये जानना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि वहां पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, असम राइफल, स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस की ह्यूज डोमिनेंस है। इसके बावजूद मणिपुर के लोग, खास तौर पर उखरुल, कामजोंग के लोग एक वाइटल इंपॉर्टेंट लाइफलाइन नेशनल हाईवे 202 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस सड़क पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी सिविलियन गाड़ी जो है उसको अलाउ नहीं किया है फोर्सेस ने, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है फायरिंग के इंसिडेंट हो जाते हैं। कई जगहों पे स्नाइपर शॉट के भी खबरें जो हैं हमको मीडिया में सुनने को मिली हैं कि इस हाईवे से जो गाड़ी जा रही थी उस पे स्नाइपर से शॉट लिया गया। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हम जान हथेली पे लेके इस सड़क पे रवाना है, ये दिखाने के लिए जो है न्यूज पिंच यहाँ पे मणिपुर में है और ये सड़कें हम बहुत रिस्क ले रहे हैं। Why you are sitting here? Okay, especially we are checking the illegal migrants, and we are checking the illegal migrants. Okay, you are checking illegal migrants. What kind of illegal migrants? Nowadays, most of the Gugi, these narcotic migrants, are going from Burma to this Manipur, and so we are checking that.
3 of our religious leaders were massacred point blank. 13 मई को यहीं पे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में कुछ जो रिलीजियस लीडर हैं, इनके क्रिश्चियन पास्टर हैं, वो जा रहे थे 2 गाड़ी में। वो दरअसल कांगपोकपी से जा रहे थे चूड़ा चांदपुर। अभी आप जब हालात देखेंगे, हम आपको मैप पे दिखाएंगे कि अगर जो ये आप मैप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इससे आपको समझ में आएगा कि बीच में इम्फाल वैली है और एक साइड में कांगपोकपी पड़ता है, एक साइड में चूड़ा चांदपुर पड़ता है। 2023 से जो हालात बने हुए मणिपुर में, उसमें ये स्थिति है कि कुकी लोग जो है वो इम्फाल वैली में नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढा था, कांगपोकपी जो कि कुकी डोमिनेटेड जिला है, वहां से चूड़ा चांदपुर जो कि दूसरा कुकी डोमिनेटेड जिला है, वहां जाने के लिए, जिसको जर्मन टाइगर रोड बोलते हैं। ये एक मान लीजिए कि टेम्परेरी रास्ता है जिससे ट्रेवल कर रहे थे लोग, ताकि वो इम्फाल वैली जाने से बच पाए। और उस रास्ते पे जो है एम्बुश हुआ 13 तारीख को, जहां पे 3 जो रिलीजियस लीडर हैं कुकी समुदाय के, कुकी जो समुदाय के, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये साफ साफ दिखता है कि सबको पता है कि वो गाड़ी, उस पे लिखा हुआ था फ्रंट पे कि वो पास्टर्स लोग का गाड़ी है, TBA थादो बप्टिस्ट एसोसिएशन का गाड़ी था। बट स्टिल नोइंग द फैक्ट दैट इट्स द व्हीकल ऑफ द पास्टर्स, दे एम्बूस्ड देम एंड दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस। सो मैं यही बोलना चाहूंगी, जो पास्टर्स को मारा गया है, by like we are Christian at first place, so as a Christian हम तो उनको forgive कर रहे हैं, but justice तो मिलना चाहिए at any cost। 13 मई को कुकी पास्टर की हत्या के बाद कुकी और नागा समुदाय के बीच एक हॉस्टेज क्राइसिस शुरू हुआ। कुकी मिलिटेंट संगठन KNA ने 20 नागाओं को अगवा कर लिया। इसके जवाब में नागा विलेज गार्ड्स ने 30 कुकी समुदाय के लोगों को बंदी बना लिया। Primary concern of today's protest is for 2 reasons. Firstly, because of the illegal and continued detention of 14 of our hostages, taken hostages in Senapati. And the second primary reason we are protesting here today is for the fulfillment of the Charter of Demands that was submitted to the government of India days ago, recently. So we have these 2 objectives for organizing this protest today, and we are organizing in a democratic way. But this form of protest should not be misconstrued as acceptance of justice. If there is a need to be, the Kuki-Zo people will not compromise anything for the lives and safety of our individuals. सरकार की दखल के चलते दोनों समुदायों ने 14 हॉस्टेज छोड़ दिए। नागा विलेज गार्ड्स ने मेडिकल ग्राउंड पे 2 और हॉस्टेज को छोड़ दिया। Naga's village guard has released 1 minor and 1 person's adult who has a medical issue. ऐसे में 6 नागा KNA की कैद में रहे और 14 कुकियों को नागाओं ने बंधक बना के रखा हुआ था। Yes, currently 6 Naga brethren were still captive, and sadly, and it is also an alarming concern for the entire Nagas that the state security, state machinery could not establish the whereabouts of the 6 Naga brothers who were being held captive, hostages by the Kukis. ये वेलकम टू मयांगखांग विलेज लिखा हुआ है, थांगल नागा। और आप ये समझिए कि मेरे पीछे जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जस्ट पीछे की तरफ ऋषि थोड़ा सा घुमा के दिखाएंगे, तो यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर जो है एक कुकी चेक पोस्ट लगा हुआ है, कुकी चेकिंग पॉइंट है, जहाँ पे KSO कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग ब्लॉकेट लगा के खड़े हुए। इस वजह से आपको ये रोड पूरी खाली दिखाई दे रही होगी। और ये इलाका जो है, यहाँ से ये नागा इलाका शुरू हो जाता है। कुकी और नागाओं के बीच में जो भी हॉस्टेज क्राइसिस है और जो तनातनी का माहौल अभी मणिपुर में चल रहा है, उसका असर उसको आप इस तरीके से महसूस कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत मुश्किल गाड़ियां निकलती हुई दिखाई देंगी। ज्यादातर जो गाड़ी जा रही हैं वो फोर्सेस की गाड़ी हैं, जो कि इस हॉस्टेज क्राइसिस को सुलझाने के लिए जा रही हैं या वहाँ पे हॉस्टेजेस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जा रही हैं। तो ये यहाँ पे स्थिति है। और ये एक तरीके से ये सिर्फ बोर्ड नहीं है, ये सीमांकन है कि यहाँ से नागा इलाका शुरू हो जाता है। तो कोई भी कुकी समुदाय का आदमी जो है यहाँ से आगे ना बढ़े। न्यूज पिंच फिलहाल खड़ा हुआ है मणिपुर के सेनापति डिस्ट्रिक्ट में।
आपको ये जो हरे टीन की जो बिल्डिंग दिख रही है, इसको होना तो कायदे से था कि ये बैडमिंटन का इंडोर कोर्ट होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुकी हॉस्टेज जो हैं वो रखे हुए हैं। 14 कुकी हॉस्टेज यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो पर्सनल है वो बाहर खड़े हुए हैं। वो उनकी जिम्मेदारी ये है कि 14 अंदर हॉस्टेजेस हैं उनकी सुरक्षा करें कि कम से कम जो है उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हो। बार बार दोनों तरफ से ये शक जताया जा रहा है कि हमारे जो हॉस्टेज रखे गए हैं, जो नागा ये कह रहे हैं जो कुकियों ने हमारे हॉस्टेज 6 रखे हुए हैं, दरअसल उन्होंने 6 लोगों की हत्या कर दी है। Any harm on our people, I think a major conflict would be on your hand, it will be on your blood. A month after being abducted during the Naga Kuki hostage crisis, 6 Naga men were found dead in Manipur. नागा कुकी समुदाय के बीच 1 महीने तक चले हॉस्टेज क्राइसिस का खूनी अंत हुआ। 5 जून को यूनाइटेड नागा काउंसिल की मध्यस्थता के बाद नागा विलेज गार्ड्स ने 14 कुकी हॉस्टेज को रिहा कर दिया। इसके अगले ही दिन खबर आई कि 6 नागा हॉस्टेज के सड़े गले शव बरामद किए गए हैं। इस खबर ने पूरे कॉन्फ्लिक्ट को फिर से हिंसक बना दिया। 5 जून को कांगपोकपी जिले में नागा मिलिटेंट्स ने एक कुकी गांव पे हमला किया, घर जलाए गए, 3 लोगों को मार डाला गया। इसके बाद 11 जून के रोज कामजोंग जिले के कुलतुह गांव को निशाना बनाया गया, 7 घर जलाए गए और कुकी समुदाय के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कुकी नागा विवाद मणिपुर के लिए कोई नई घटना नहीं है। इस विवाद की कहानी लगभग 200 साल पुरानी है। विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कुकी मणिपुर में कब, कैसे और कहां से आके बसे। कुकी चिन मिजो जो एक बड़ा समुदाय है जो कि बांग्लादेश के चटगांव हिल्स, म्यांमार के चिन हिल्स, भारत के मिजोरम और मणिपुर के इलाकों में बसा हुआ है। लेकिन मणिपुर में कुकी के बाहरी होने के विवाद के पीछे एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट का हाथ है। ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ यारडाम्बो के बाद से मणिपुर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जो कि वर्मा राजा के साथ हुई थी। मणिपुर महाराज गंभीर सिंह मणिपुर से 7 साल तक भगोड़ रहे। फिर ब्रिटिशर्स सपोर्ट के जरिए उन्होंने फिर से इम्फाल वैली पर कब्जा किया। इम्फाल वैली महाराज की सीट बनी। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने कुछ समुदायों, खास तौर पर कुकियों को इम्फाल वैली की बाहरी किनारे पर बसाना शुरू कर दिया था, जिसके जरिए ताकि बाद में वो राजा की रक्षा कर सके और अपना प्रशासन है वो चला सके। कहानी शुरू होती है 1844 में। म्यांमार के चिन और लुसाई हिल्स के इलाके में कुकियों का एक कबीला सुकते बहुत मजबूती से उभर रहा था। उसने दूसरे कबीलों को उत्तर की तरफ धकेलना शुरू किया। लिहाजा मणिपुर में लगभग 2000 नए कुकी रिफ्यूजियों की आमद हुई। इस समय तक इम्फाल वैली नागा रेड्स की वजह से परेशान थी। उस समय मणिपुर के अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कर्नल विलियम मैकुला ने इन नए आए शरणार्थियों का इस्तेमाल रणनीतिक बढ़त के लिए करने की सोची। उन्होंने इम्फाल वैली के दक्षिण में कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कुकी शरणार्थियों को बसा दिया। तब ये कुकी इम्फाल वैली में मौजूद मैतेई राज के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे देखे जाते थे। विलियम मैकुलो ने इन्हें नाम दिया न्यू कुकी और इनके गांव को नाम दिया गया सिपोई विलेजेस। नागाओं का आरोप है कि कुकी म्यांमार से आके भारत में बसे हुए हैं और उन्होंने नागाओं की जमीन पर कब्जा कर रखा है। We don't have... हमारे संविधान में एक ऐसी लाइन नहीं है जो कहती है कि आप इंडिजिनस हैं। बिल्कुल गलत। हर आदमी इंडिजिनस है। लेकिन हमारे संविधान में एक शब्द है आदिवासी, जिसका मतलब है ट्राइबल। मैं ट्राइबल हूँ। आदिवासी एक हिंदी शब्द है, तो कानूनी रूप से आदिवासी शब्द ही सही है और हम सही हैं। कुकी जो समुदाय ने 1917 से 1919 तक अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, इस बात से आपको क्या समझ में आता है? कुकी जो समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग क्यों लड़ी? मेरे लोग, मेरे पुरखे पॉलिटिशियंस नहीं थे। कुकी हिस्ट्री का दूसरा बड़ा मोड़ आता है 1917 में। यह पहले विश्व युद्ध का दौर था। ब्रिटिश हुकूमत को उस समय सामान ढोने के लिए पोर्टर्स की जरूरत थी। नॉर्थ ईस्ट से ब्रिटिश सेना की लेबर कोर के लिए भर्तियां शुरू हुई। कुकी लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत की लेबर कोर का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। कई कुकी चीफ ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया।
कुकी इसे एंग्लो कुकी वॉर के तौर पे याद करते हैं, लेकिन नागा स्मृतियों में ये युद्ध बहुत अलग तरीके से दर्ज है। इतिहास के प्रोफेसर लाल डेना अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मणिपुर में लिखते हैं, अप्रैल 1918 के अंत तक कुकी विद्रोहियों ने आसपास के गांवों पर कई क्रूर हमले किए। अगले 3 महीने में 19 गांवों पर धावे बोले गए, जिसमें 193 लोग मारे गए और 26 लोग लापता हो गए। इन हमलों के कुछ कारण पुराने विवाद भी थे। अक्टूबर 1918 में 20 कबुई नागा गांवों पे हमला किया गया और उन्हें जला दिया गया, जिसमें 85 से अधिक लोगों की जान चली गई। ये हमले मुख्य रूप से लाइयांग गांव के प्रमुख टिंडोंग द्वारा करवाए गए थे, जिसने नदजांग के कुकी गांव पर कबुई नागाओं के हमले के प्रतिशोध में कबुई नागाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रखी थी। ब्रिटिश दौर में पड़ी यह गांठ आजादी के बाद भी जारी रही। ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ ये उनकी जंग थी, इसलिए वो इसे एंग्लो कुकी वॉर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि कुकी फोर्सेस ने अपने ब्रिटिशर्स मास्टर के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन ये एंग्लो वॉर जैसी ऐसी कोई चीज नहीं थी। कुकी एंग्लो वॉर। The British turned their attention to Europe because the war was. Of course, ब्रिटिशर्स ने अपना ध्यान यूरोप पर केंद्रित रखा था, क्योंकि वहाँ विश्व युद्ध चल रहा था। यहाँ तक कि असम राइफल्स के 3000 ट्रुप्स गोरखा राइफल्स के साथ लड़ने के लिए गए हुए थे। शेक्सपियर के मुताबिक यहाँ कोई नहीं था जो इस मामले पर ध्यान दे पाए। लेकिन अगर आप पैटर्न देखेंगे, जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, सैनिक लौटने लगी। Once the war ended there and the troops returned. कुकी और नागा दोनों ही समुदाय अनुसूचित जनजाति में आते हैं, लेकिन दोनों समुदायों के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेके परंपराएं बहुत अलग हैं। अब ये परंपराएं टकराव की वजह बन रही हैं। If you look at history, cookies are a little mobile. अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कुकी घुमंतू हैं। उनके गांव अक्सर तेजी से बढ़ते हैं। आज एक गांव है, कल कुछ समय बाद वहाँ 2-3 गांव हो जाएंगे। लैंड ओनरशिप पैटर्न थोड़ा अलग है। नागाओं में जमीन की ओनरशिप कम्युनिटी के पास है और कुकियों में जमीन का मालिक विलेज चीफ होता है। गांव के दूसरे लोग बटाईदार होते हैं। तो अगर कोई आदमी रसूखदार या इन्फ्लुएंशियल हो जाता है तो वो विलेज चीफ के नीचे नहीं रहना चाहता, वो दूसरी जगह जाकर अपना गाँव बसा लेता है। अगर चीफ के 2-3 बेटे हैं तो वो भी अपना अलग गाँव बसा लेते हैं। तो इस तरह से गांवों का जो फैलना है वो जारी रहता है, क्योंकि वहाँ पर नागा समुदाय के लोग भी रह रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुकी उनकी जमीनों में घुस रहे हैं। ऐसे में दोनों समुदायों के बीच टकराव जो है वो बहुत ज्यादा बना रहता है। One community starts spreading their villages into their land. There's going to be friction. नागा और कुकियों के बीच सबसे हिंसक दौर था साल 1992 से 1997 तक। 5 साल चले हिंसा की इस दौर की शुरुआत एक किडनैपिंग से हुई थी। अप्रैल 1992 चंदेल जिले का मुरेह कस्बा। यह कस्बा भारत और म्यांमार के बीच का बॉर्डर टाउन है, व्यापार और स्मगलिंग का मेजर रूट। यहाँ एक कुकी युवक अगवा हो जाता है। अगले दिन उसकी लाश आसपास के जंगल में मिलती है। कुकी सिविल सोसाइटी संगठन आरोप लगाते हैं नागा उग्रवादियों पर। इस घटना के अगले दिन कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या केएसओ एक क्विट नोटिस जारी करता है। इसमें नागाओं को मुरे खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है। सितंबर 1992 में कुकी वॉर डिक्लेरेशन कमेटी एक नोटिस जारी करके बाकायदा नागाओं के खिलाफ जंग की घोषणा कर देती है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नागा काउंसिल भी 1972 के बाद नागा इलाकों में बसे कुकी समुदाय के लोगों को घर खाली करने के लिए 24 घंटे का समय देती है। यहाँ से शुरू हुआ हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर अगले 5 साल तक चलता रहा। इसमें कुल 470 कुकी और 207 नागा मारे गए, हजारों बेघर हुए। 2870 कुकी और 2582 नागा घर जला दिए गए। 300 के करीब कुकी गांवों का नामो निशान मिटा दिया गया। फिर इनकी आबादी बढ़ने लगी। कुकी ग्रुप की आबादी हिली एरिया में 1990 के शुरुआती सालों में बढ़ना शुरू हो गई। इनकी शुरुआती आइडिया था कि इंटरनेशनल हाईवे पर अपना वर्चस्व लिया जाए। ऑफ कोर्स फिलहाल जो मोरेह आप देखते हैं, जहां ट्रेडिंग है, हब ट्रेडिंग है, इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट है, वो उस समय नहीं था। लेकिन पीवी नरसिंहा राव ने 1992 में लुकिस्ट पॉलिसी का प्लान शुरू किया था। वो प्लान जरूर मौजूद था। उन्हें पता था कि आने वाले समय में ये इम्पोर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर बनेगा। बॉर्डर के उस तरफ भी काफी आबादी है। ये लोग मोरेह के अलावा चंदेल टेंगनोपाल रूट को भी कंट्रोल करना चाहते थे। तो
हुआ ये कि 1990 की दशक के शुरुआत में 1992 में इन लोगों ने नागा को टारगेट करना शुरू कर दिया था, जो कि इस इलाके के मूल निवासी हैं। इसके बाद क्विक नोटिस दिए गए, जो इस तरह से 1990 का कुकी नागा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। अच्छा, 90 के दशक में कुकी समुदाय और नागा समुदाय के बीच कॉन्फ्लिक्ट बहुत सीधा था। नागा समुदाय की अपनी डिमांड्स थी। फिलहाल वो डिमांड्स फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत डिस्कस हो रही हैं, लेकिन शुरुआती दौर में नागा ग्रेटर इंडिया से पूरी तरह अलग होना चाहते थे, अलग देश बनाना चाहते थे। और आपको पता है, कुकी जो समुदाय को इस सब में बलि का बकरा बना दिया गया। मुझे लगता है इस पूरे फसाद में एक जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है, क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स थे, हमें इस इलाके की जानकारी थी, यहाँ के टेरेन की जानकारी थी। शायद इसीलिए हमारे समुदाय को सरकार के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा नागाओं के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टेज्ड था। नागा मूवमेंट को तब एक बहुत बड़ा झटका लगा जब NSCN ने हमारे 900 लोगों का कत्लेआम कर दिया। उस समय हमारे पास कोई हथियार नहीं था। We have nothing to defend. मणिपुर की गुत्थी का सबसे उलझा हुआ और हिंसक सिरा है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी को कश्मीर या सेंट्रल इंडिया के चश्मे से देखेंगे तो गच्चा खा जाएंगे। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको 1967 के साल में चलना पड़ेगा। बर्मा और चीन के यूनान प्रोविंस को जोड़ने वाला पागवा पास। 1967 की सर्दियों में चीनी बॉर्डर पोस्ट पर तैनात सैनिकों के होश फाख्ता हो गए। 100 हथियारबंद लोगों की टुकड़ी उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। इनके हाथों में दूसरे विश्व युद्ध में बढ़ती गई ली एनफील्ड राइफल्स थी। चीनी कुछ समझ पाते इससे पहले इस टुकड़ी के एक 30 साल के नौजवान ने अपनी वर्दी पर लगे लाल बैज की तरफ इशारा करते हुए कहा, माओ जेडोंग। फिर वो कुछ सेकंड के लिए रुका और जोर से चिल्लाया, लिन बियाओ। उसके बाद उसने तीसरा नाम फेंका, झाओ एनलाई। नौजवान ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 3 बड़े नेताओं का नाम चिल्लाकर बोला था। उसके इस करतब का जादुई असर हुआ। चीनियों ने अपने बॉर्डर पोस्ट का दरवाजा इस टुकड़ी के लिए खोल दिया। जिस नौजवान ने इस करतब को कर दिखाया था उसका नाम था थुइया लेंग मोइवा, एक मणिपुरी नागा। मोइवा ने 26 अक्टूबर 1966 में अपने 100 साथियों के साथ ये सफर बर्मा के नागा हिल्स से शुरू किया था। 3 महीने और 3 दिन पैदल चलने के बाद वो पागवा पास पहुंचे थे। लेकिन यह हवा में मारा गया तीर नहीं था। आजादी के तुरंत बाद ही नागालैंड में भारत सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष शुरू हो गया था। शुरुआती दिनों में ISI तब के ईस्ट पाकिस्तान से और अभी के बांग्लादेश के जरिए इन विद्रोहियों को हथियार और पैसे से मदद करती रही। बांग्लादेश के सिलहट में नागा विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बना रखे थे। कुछ पाकिस्तान के कराची में भी अपनी गतिविधियां चला रहे थे। नागा लीडर मोऊ गुइजान ने साल 1962 के जून में लंदन की अपनी यात्रा खत्म की और लौटते वक्त कराची में रुके। भारत और चीन के बीच युद्ध से चंद महीने पहले ही हो रही यह मुलाकात अहम थी। मोऊ गुइजान के पाकिस्तानी मेजबान ने उन्हें एक चीनी दोस्त से मिलवाया, जिसने उन्हें हथियार और दूसरी मदद देने का वायदा किया। जनवरी 1967 में मुइवा का चीन पहुंचना नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी में चीनी दखल की आधिकारिक शुरुआत था। मणिपुर में कुल 31 मिलिटेंट ग्रुप हैं। इन्हें मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैली बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप या VBMG, दूसरा है हिल बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप या HBMG। पहले हुए वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप और दूसरे हुए हिल बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप। तो वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप में बेसिकली वो इंसर्जेंट ग्रुप आते हैं जो कि मैती कम्युनिटी से हैं, जैसे UNLF हुआ, आपका KYKL हुआ, KPC हुआ, प्रीपाक हुआ, PLA हुआ। तो ये सारे वैली बेस्ड ग्रुप कहे जाते हैं, जो कि प्रेडोमिनेंटली इसमें जो इंसर्जेंट है वो मैथी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इसमें UNLF है, इसके साथ भारत सरकार का सीज फायर हो रखा है, और बाकी के जो 4 ग्रुप हैं वो ऐसा कहा जाता है कि अभी भी उनके उपस्थिति म्यांमार में है और उनको सेफ हेवन मिला हुआ है। सो ये आता है संपर्क की किस तरीके से वैली बेस्ड ग्रुप जो है उनका म्यांमार कनेक्शन क्या है। बेसिकली जो बचे हुए ग्रुप है जो म्यांमार में है, वहाँ की चिन स्टेट के शेंगोंग रीजन में ऐसा कहा जाता है कि उनके कैंप्स हैं और वहाँ पे वो शरण लिए हुए हैं।
कहीं हम बोलते हैं कि हमारा सीज फायर है, कहीं कहीं हम बोलते हैं कि हमारा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, सू जिसे बोलते हैं, और कहीं कहीं बोलते हैं कि हमने MOU साइन कर लिया है। तो ये इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है? अगर हमें इंसर्जेंसी को समझना है और इसकी जो भी गतिविधियां की सरकार के साथ क्या तालमेल हुआ है, तो हमें इन तीनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीज फायर की, जो कि सबसे पहले NSCN-IM एंड NSCN-K के साथ भारत सरकार का हुआ 1995 एंड 2005 में। हमने सीज फायर का शब्द का इस्तेमाल किया, तो बाद में सरकार को रियलाइज हुआ कि भाई सीज फायर तो उसके साथ होता है जो आपका दुश्मन होता है, जो एक, जैसे मान लीजिए हमारा दुश्मन पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, अगर हमारे साथ उनका युद्ध होता है तो जब युद्ध विराम होगा तो हम उसको सीज फायर बोलेंगे। ये तो हमारे अपने ही लोग हैं जो कि एक इंसर्जेंसी में या जो भी इनकी आइडियोलॉजी थी उसमें लिप्त होकर हिंसा कर रहे थे, तो इनके साथ जो भी हमारा संघर्ष विराम है उसको सीज फायर कहना उचित नहीं है। तो ये सरकार को बाद में रियलाइज हुआ। अब बात करते हैं कुकी इंसर्जेंट ग्रुप की। कुकी इंसर्जेंसी लगभग 80 के दशक में स्टार्ट हुई और लगभग 92 से लेकर 97 तक कुकी और नागा ग्रुप्स के बीच में काफी खूनी संघर्ष देखने को मिला। अभी प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 22 के करीब इनके ग्रुप हैं, जो कि दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे KNO बोलते हैं, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड UPF, दैट इज यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। तो ये दो मेन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है कुकी ग्रुप की, जिसमें 14 ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 14 स्प्लिंटर छोटे ग्रुप हैं, वो KNO के अंडर में आते हैं, और बचे हुए 8 जो है वो UPF के अंडर में आते हैं। सो इन सारे ग्रुप का 2005 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हुआ भारत सरकार के साथ। यहीं पे जब कुकी ग्रुप के साथ हमारा संघर्ष विराम हुआ तो उसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जिसे सू भी बोलते हैं, वो हुआ। उसमें क्या होता है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में जो भी मिलिटेंट काडर होते हैं, लिस्टेड काडर, उनको कैंप में रहना होता है, जिसे सू कैंप बोलते हैं। जैसे कुकी के केस में सभी लोग जानते होंगे कि जब सीज फायर हुआ था, जब सू हुआ था, तो उस समय लगभग 14 कैंप बनाए गए थे, जो कि 2023 के क्लैशेस के बाद उसको रिवाइज करके 12 कर दिया गया, और अभी सुनने में आ रहा है कि शायद उसकी संख्या 10 कर दी जाएगी ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। तो ये होता है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। अब बात आती है कि MOU क्या होता है। अब आपका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन चल रहा है, फिर सरकार की बातचीत चल रही है उन ग्रुप के साथ, और फिर आप एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाते हो कि भाई इसके आगे हम इस तरीके से रहेंगे, एक तरीके का अग्रीमेंट है, तो उसे हम MOU कहते हैं। तो ये यहाँ हमारी बात क्लियर हो जाती है कि भाई सीज फायर, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन और MOU में क्या फर्क है। Kindly come back to Kaprang. I think that there will be some guys who were blocking the road. Yes. ये जो समुदाय है यहाँ पे, उनका रेवोल्यूशनरी आर्मी का कैंप है। Moses, they call me Moses Njomi. और यहाँ पे खास बात ये है कि ये सारे कैंप, जो जितने संगठन है, ये एक समय पे जाके भारतीय सरकार के साथ में एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जिसको यहाँ पे सू कहा जाता है, तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के जो एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ में आ जाते हैं। We signed SU MHA in 2008. And before that, before signing with the Ministry of Defense, we have to work together with the Indian Army. और भारत सरकार इनको इस किस्म के कैंप लगा के देती है, इस किस्म के कैंप बना के देती है। यहाँ पे इनके इंसर्जेंट जो गुरिल्ला हैं वो यहाँ पे रहते हैं और एक कैंप में। और यहाँ पे ये भी व्यवस्था है कि हर महीने जो भी डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, SP होता है, वो एक बार यहाँ पे इस कैंप का मुआयना करता है, इनके हथियार देखता है, और यहाँ पे ये जो गुरिल्ला फाइटर्स इस पूरे के पूरे इंसर्जेंट ग्रुप के हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं। First weapon you hold, what was the weapon? 16, M1. We call it M16. दो 2010 में ये कैंप जो है वो बना था यहाँ पे, और यहाँ पे 70 के तकरीबन गुरिल्ला जो हैं अभी रह रहे हैं, जो रेवोल्यूशनरी आर्मी के। आइए हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं ये कैंप।
और यहाँ पे समझाते हैं। और 2011 में कमाल की बात यह है कि उस समय देश के गृह मंत्री होते थे पी चिदम्बरम, और पी चिदम्बरम पहली बार किसी ऐसे सू ऑर्गेनाइजेशन, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जिनको बोला जाता है यहाँ मणिपुर में शॉर्ट में उनको सू ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, तो सू ऑर्गेनाइजेशन के किसी कैंप में आए थे। तो ये कैंप था। In 2010, the visit of India's home minister to the ZRO camp marked a significant moment in the peace process. वो देश के पहले गृह मंत्री थे जो किसी भी सू ऑर्गेनाइजेशन के कैंप में जाके उन्होंने विजिट किया था। तो ये उनका नाम यहाँ पे छपा हुआ है, और जैसे जैसे ये नाम फेड होता जा रहा है, क्योंकि फोटो तो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, नाम जिस तरीके से फेड होता जा रहा है, इनका ये कहना है, यहाँ पे रहने वाले जो गुरिल्ला हैं, यहाँ पे जो इनके कमांडर हैं, उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोमिस किए थे, जो हमारे साथ वायदे किए थे, वो भी इसी तरीके से धूमिल होते जा रहे हैं, धुंधले होते जा रहे हैं। We expect to govern ourselves. We want that one. We fight it that one. And without completing those things, what we demanded, we cannot surrender our arms. There are states within the state. Are you willing to share your land with them? No. There is no chance to share. It is our land. And we don't allow other people to occupy it. They just say we are holding arms. If they come to this place, we are ready to fight it. The Meitei peoples are blaming that we are all refugees from Myanmar. That is totally false. We are not refugees. We are Indians. 18 months after the Myanmar military launched a coup, the country is in the midst of a brutal civil war. ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट के मुताबिक कि जितने भी कुकी कम्युनिटी वाले मिलिटेंट ग्रुप हैं, तो वहाँ पे जो चिन रेजिस्टेंस आर्मी है उनके साथ मिलके म्यांमारी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। और जितने भी नागा इंसर्जेंसी ग्रुप वाले हैं या मैती ग्रुप वाले हैं, उनको वहाँ की सेना का साथ देना पड़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये चूंकि एथनिक ब्रदरहुड है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मिलिटेंट्स को प्रेशर वहाँ पे महसूस होता है, तो वो इंडिया की तरफ आ जाते हैं। और कभी हो सकता है कि उनका इस्तेमाल यहाँ पे हिंसा फैलाने में भी किया जा सकता है। My village, Joro, is situated in the extreme corner of Kamjong district, bordering to Myanmar. On 7th May of this month, GNAB and BDF militants from Burma, they came and attacked our village. After they started shooting, they came to my village and they started burning all the houses. In total, it has burned down 22 houses into ashes. And most of the houses were being dropped. 70-80 के माफी आया है, सब सोफिस्टिकेटेड वेपन है, आरपीजी और क्या मैशिंग गन, एलएमजी, ऐसा सब मिला के चला के हम लोग को ये भगा दिया है। हम लोग का बहुत तकलीफ हुआ है, गाँव लोग को आग चला दिया। ये कुकी नेशनल जो आर्मी है बर्मा की तरफ जो आया, और हम लोग का ये कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो दूसरा देश के पाकिस्तान की तरफ अटैक करता है, पहलगाम जो भी हो अटैक किया, तो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी कंडेम करता है और नेशनल होम मिनिस्टर भी कंडेम करता है। मगर अफसोस की बात है कि हम लोग का स्टेट का जो होम मिनिस्टर दूसरा हम लोग का सपोर्ट जो लोग का गाँव जो स्टेटमेंट दे रहा है, इसमें अपोजिट कर रहा है। एफआईआर पुलिस का एफआईआर में भी ये बाहर का जो अटैक है ऐसे बोल रहा है। दूसरी चीज एक और मुद्दा है जिसे बोलते हैं फ्री मूवमेंट रजीम एफएमआर। तो इसके तहत ये प्रोविजन था कि आप 16 किलोमीटर के दायरे में बॉर्डर के इस पार या उस पार आप बिना वीजा या बिना किसी पासपोर्ट के या बिना किसी चेकिंग के आप जा सकते हैं। चीन पीपल, दे आर माय ब्लड ब्रदर। चीन लोग हमारे भाई हैं, उनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। कल्पना कीजिए ऐसे पार्टीशन की जिसमें आपका आधा घर बर्मा में और आधा भारत में बांट दिया गया हो। इसीलिए उस समय की सरकार ने माना कि
कुकीजो कम्युनिटी सीमा के दोनों तरफ रहती है और ऐसे में डायरेक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की जगह एक फ्री मूवमेंट रिजीम की व्यवस्था रखी गई। इसका मतलब मैं उस तरफ जा सकता हूं और अपनी मान्यताएं और परंपराएं निभा सकता हूं। इसी वजह से एफएमआर बना। पाकिस्तान या कश्मीर मुद्दे की तरह हमारा बॉर्डर सख्त नहीं है। हमारा बॉर्डर अरेंजमेंट लिबरल रखा गया है और इसीलिए हमारे पर कई इल्जाम लगते रहे हैं। म्यांमार और भारत के बॉर्डर के गांव मिलिटेंट संगठनों के लिए रणनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण है। बॉर्डर पे आवाजाही की कोई खास रोक टोक नहीं है। ऐसे में बॉर्डर के गांव मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए ट्रांजिट पॉइंट का काम करते हैं। मिलिटेंट ग्रुप के लिए ये गांव हथियार और राशन की सप्लाई लाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चोरों को क्रॉस करके जब हम भारत म्यांमार सीमा के आखिरी चोर काका ट्रेड सेंटर पहुंचे तो हमें यहाँ NSCN के कार्डर घूमते हुए दिखाई दिए। NSCN-IM के साथ भारत सरकार का सीज फायर एग्रीमेंट है। इस हिसाब से NSCN-IM के कार्डर अपने कैंप के बाहर हथियार लेके नहीं घूम सकते। इस वजह से ये कार्डर कैमरे पे आने से बचते रहे। इस NSCN कार्डर ने हमें बताया कि आसपास के 4 गांवों की सुरक्षा के लिए करीब 100 हथियारबंद कार्डर तैनात किए गए हैं। यह गांव की सुरक्षा का पहला घेरा है। दूसरा घेरा है विलेज गार्ड्स। You're from this village or you're from? No, I'm from Kangpat village. Okay. How far your village is from here? Not too far. Not too far. How many kilometers? 15 to 20 kilometers. 20 kilometers. So you come here every day in the night? Yes, we stay here. We got here. You stay here. How many days you are staying here? It's been 1 week. It's been 1 week. And can we see your this thing? This is your this is your weapon. Yes. This is 12 bore single shot rifle. Yes. And these are the cartridge. And what is inside this? Yeah, I got some. Okay. My Brush and all. Okay. My bullets. Okay. This is in this your water bottle and these are your bullets. Yes. Okay. And what is inside it? My phone. Phone. Okay. And you do have any bulletproof plate inside it? No, you don't have. This is just pouch. Yes. Okay. So you are carrying this pouch and you are guarding these villages. ये स्थिति है यहाँ पे। ये जो नौजवान हैं ये आसपास के गांव के हैं और ये वॉलंटरली इनका कहना है यहाँ पे आए। सबके पास लाइसेंस वेपन है। दरअसल हो क्या रहा है, इन इलाकों में बहुत सारे लोगों के पास शिकार के लिए वेपन्स है, लाइसेंस वेपन है। और जिन भी घरों में लाइसेंस वेपन है उनके लड़के, उनके बच्चे, उनके या वो घर के जो पुरुष हैं वो रात को ये जो 3 गाँव हैं जहाँ पे बॉर्डर पे जहाँ पे इंसिडेंट हुए 3 नागा गाँव हैं उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। रात भर यहाँ पे रात में भी ड्यूटी होती है, दिन में भी ड्यूटी होती है। चोरों पे हुए हमले के 5 दिन बाद म्यांमार के एक गांव मोलनोई पर भी इसी किस्म का हमला हुआ। मोलनोई एक कुकी गांव है जो म्यांमार की सीमा में 2 किलोमीटर अंदर स्थित है। इस गांव को KNA-B का बेस माना जाता है। इस हमले का आरोप NSCN-IM के ईस्टर्न फ्लैंक पर लगा है। मोलनोई पर हुए हमले को चोरों के बदले के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। म्यांमार दुनिया में अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स के प्रोडक्शन का बड़ा केंद्र है और ये कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल का भी हिस्सा है। यहाँ से ड्रग स्मगल होके भारत आती है। मिलिटेंट ग्रुप इन ड्रग स्मगलर्स को सेफ पैसेज देते हैं, अफीम के खेतों की सुरक्षा करते हैं। ये इन मिलिटेंट ग्रुप के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। तो गोल्डन ट्रायंगल क्या है? ये एक तरीके का जियोग्राफिकल अरेंजमेंट है जिसमें 3 कंट्री आती हैं, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। सो ये इलाका इनफेमस है और जाना जाता है अपनी ड्रग रिलेटेड गतिविधियों के लिए। तो जहाँ गोल्डन ट्रायंगल की बात आती है और उसके प्रेजेंट डायनेमिक्स की बात आती है तो हमें ये भी समझना होगा एक और ऐसा इलाका है एशिया के अंदर जिसे हम बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट। The Khyber Pass on the northwest frontiers of the Indian subcontinent, linking Pakistan with remote Afghanistan. जो कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिला के बनता है। तो जहाँ तक गोल्डन क्रेसेंट की बात है तो वहाँ पे अभी तक ओपियम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। 2021 में अगर हम देखें, तालिबान का सरकार बनी अफगानिस्तान में और 2021 में ही म्यांमार में कू हुआ। तो एक तरफ तालिबान ने जहां तक स्टैंड लिया कि वो ओपियम की खेती बंद करेंगे, तो वहीं अगर हम देखें आंकड़ों से, अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि 2021 से लेके अभी तक
म्यांमार वाले रीजन में, दैट इज इन गोल्डन ट्रायंगल, जो ओपियम की खेती है वो लगभग कई गुना बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि जहां पे रूट खुला हुआ है, जहां पे एथनिक डिवाइड है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उसी रूट का इस्तेमाल करेंगे। मणिपुर पिछले 3 सालों से कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। इस सामाजिक और आर्थिक तनाव ने यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पे ड्रग्स की तरफ ढकेला है। Here in Manipur, like all over Manipur, we have ministry funded 22 rehabs. पिछले 2-3 सालों में the cases of addiction has been increasing. People of all ages, जैसे adolescents, young adulthood, middle-aged people, all are affected. All can be affected, and the cases has been increasing in the last 2-3 years. How old you were? I was like 16. 16. तो वो कैसे यूज किया? क्या स्टोरी है उसका? The first time when I tried heroin, it was like on Christmas Day. My friends were together staying at my home. So one of my friends, they bought the heroin and we started. He was an addict and he introduced us to heroin. So we, after he introduced, after he told me that, do you want to try? I said yes. Okay, that's a man I can try. So we like 4 or 5 of my friends, we tried together. After that, I continuously started using it for more than 11 years. Peer pressure, ये social instability और कहीं जाने में, फिर लोगों के साथ social support, social cycle जो stable होना चाहिए, वो disturb होने की वजह से people fall into this kind of drug abuse होता है। It's very easy to find heroin in Manipur. Like I got more than 6-7 contacts in my. I got 6-7 suppliers in my contact. The excess of the drug uses is really becoming rapidly higher these days because the quantity and the quality of drug is really much more higher, compared with other states. The substance they get from this one Myanmar is really easily available out here. मेरे कुछ दोस्त थे जो हेरोइन लेते थे और उसमें से कुछ दोस्त थे जो इंजेक्ट भी करते थे और पफ भी करते थे। तब मेरे जब दोस्त थे तो मुझे इंजेक्शन से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था। तब फिर मैंने पफ जो है हेरोइन वो पफ लेना स्टार्ट किया। मैं पफ ऑलमोस्ट 8-9 महीने मैंने पफ किया। उसके बाद जो दोस्तों के साथ मिलता था जो कि वो ड्रग्स करते थे, पफ करते थे और कुछ लोग इंजेक्ट भी करते थे, तो फिर उन लोग को देखता अनकंफर्टेबल तो फील होता था, लेकिन जैसे उन लोग का नशा देखता था कि ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा, उन लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, लाइक दे आर इनटू अनदर वर्ल्ड, फीलिंग लाइक अ पैराडाइज। तो हेरोइन इज़ अ वेरी एडिक्टिव इलीगल ड्रग जो बहुत कम ड्यूरेशन में पीपल गेट एडिक्टेड टू इट। तो इसके जो प्रॉब्लम्स है उसके सोशल लाइफ, द टाइप ऑफ कंट्रोल ओवर द यूज़, बहुत ही जल्दी में पीपल लूज कंट्रोल ऑफ इट। फिर रिस्की फैक्टर्स बहुत सारे आते हैं। फिर हेल्थ कंडीशन बहुत, विड्रोवल सिम्टम्स, हेल्थ कंडीशन बहुत दिखने को मिलती है इसमें, बिकॉज इट्स वेरी destructive kind of drug. They can communicate a lot of diseases, namely HIV. So इंडिया में मणिपुर में क्या बाकी इंडिया से केसेस ज्यादा हैं HIV के? The HIV affected cases in Manipur, it is 0.8% of the total population, while in all of India it is 0.2%, which is 4 times more than the rest of the India. How you realize that I should de-addict from that? Like it was last year on September, my dad passed away. After that, I
took a commitment that I will stop using heroin. So it's been more than like 7-8 months I have been staying clean from drugs. Scar is still on me. The scar is still on my hand. Any incident you regret most? Incident? Yes. You did something when you were high, now you regret. If you want to share, there is no pressure. Like the most the regretful one is like making my best friend pass away because of me. He was high, but still I give him another shot, I myself injected him the drugs. He was still high, I know it, but he was still asking me, so I just gave it, and he was on the spot. He got overdose, and after a few minutes he passed away. That because of me, that incident that I regret the most. तो आखिर में मणिपुर के हिस्से में क्या आया? इतिहास में हुआ रक्तपात और वर्तमान में हुए कत्लो गारत की सारी मज्जा मणिपुर अपने माथे पे ढो रहा है। मणिपुर पिछले 3 सालों से अथाह पीड़ा में है, और अगर अभी इसे नहीं समझ पाए तो ऐसे समझिए कि 3 भाइयों का आपस में भयंकर झगड़ा चल रहा है। लकीरें खून से खींची जा चुकी हैं। दिल्ली वाला नोएडा नहीं जा सकता, नोएडा वाला गाजियाबाद और गाजियाबाद वाला दिल्ली, ये उदाहरण था। मगर सवाल है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में दिल्ली कहाँ है? बीजेपी की राज्य सरकार तो हिंसा की शुरुआत के साथ ही फेल हो गई थी, लेकिन मणिपुर के लोगों को दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद थी। अब यह उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। दिल्ली की ताकतवर सरकार यहाँ बीते 3 सालों में शांति स्थापित नहीं कर पाई। इस पूरी हिंसा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक बार मणिपुर गए। गृह मंत्री अमित शाह का एक आधिकारिक और एक चुनावी दौरा हुआ, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। और ज़्यादातर मौक़ों पर आई केंद्र सरकार की चुप्पी ने जख्मों को कुरीदने का ही काम किया है। नक्सलवाद का खात्मा अगर मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो मणिपुर की हिंसा सबसे बड़ा फेल्योर क्यों ना कहा जाए। प्रयास के तौर पे बीते दिनों केंद्र सरकार के भरोसेमंद अधिकारी रहे पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला को सूबे का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। लद्दाख के डीजीपी रहे मुकेश सिंह को मणिपुर का डीजीपी बनाया गया है, और पूर्व बीएसएफ डीजीपी दलजीत सिंह को नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर का वीसी नियुक्त किया गया है। कहा जा रहा है कि मणिपुर को मुसीबत से निकालने का जिम्मा इन्हीं 3 पूर्व नौकरशाहों पर है, और ये जिम्मा कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। मणिपुर फाइल्स के पन्नों में अभी कितना खून दर्ज होगा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि आखिर कब तक मणिपुर को सॉन्ग ऑफ सोलो गाते रहेंगे।